अस्सलामुअलैकुम। नॉवल की तरफ जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार पूरा पढ़ा करें, स्किप ना किया करें। इसके अलावा कमेंट पे नाइस ही चाहे लिख दें, बस इतना सा कमेंट कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। इसके अलावा ना नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने पिछले नॉवल का लिंक दिया है, वो आप उस नॉवल को रीड ज़रूर कीजिएगा। हॉस्पिटल का कॉरिडोर उसे आज कुछ ज्यादा ही गर्म महसूस हो रहा था। रात के 10 बज गए थे। 2 घंटे हो गए थे उसे अस्पताल लाए। वो तब से अंदर थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे और बाहर वो परेशान सा बैठा था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपनी सोचों में उलझा था जब दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर निकली। वो उठकर डॉक्टर की तरफ बढ़ा। वो ठीक तो है ना? उसने घबरा कर पूछा। उनको फिजिकली टॉर्चर किया गया है और शायद रेप अटेम्प्ट करने की भी नीयत थी, मगर थैंक गॉड शी इज सेफ। सर पर गहरी चोट आई है, बाकी माइनर इंजरीज हैं। कुछ वक्त लगेगा उन्हें मुकम्मल रिकवर होने में। आपको उनका बहुत सारा ख्याल रखना होगा। हो सकता है वो इस हादसे की वजह से मेंटली डिस्टर्ब रहे। डॉक्टर उसे सारी बात तफसील से बताती। राहदारी से गुजरती चली गई और उस बहादुर मर्द को अपनी आंखों से आंसू बहते महसूस हुए। रेहान शाह अपने ऑफिस में टांग पर टांग जमाए बैठा कॉफी पी रहा था। काले घने बाल, हल्की धारी बूढ़ी आंखें और तीखी नाक के साथ वो बिलाशुबा वजाहत का शाहकार लग रहा था। वो इन हमक से सामने आते कैमरों से इंटरव्यू रूम का मंजर देख रहा था। आज ऑफिस में नए एम्प्लॉयज के इंटरव्यू चल रहे थे। उसकी नज़र धीरे धीरे कदम उठाती अंदर दाखिल होती एक लड़की पर पड़ी, जो हाथ में फाइल्स पकड़े अब अपनी गहरी सब्ज आंखों में चमक लिए कुर्सी पर बैठ चुकी थी। रेहान शाह एक लम्हे के लिए कैमरे के उस पार बैठा उसी सिरापे में खो गया था। डार्क ब्राउन बाल पोनी में मुकेद थे। सब्ज रंग की आंखें मामूल से ज्यादा बड़ी थी। छोटी सी नाक और गुलाबी कटावदार होंठ, जिन्हें वो घबराहट में काटती सुरख कर चुकी थी। उम्र में वो 20-21 साल की लग रही थी। फाइल मेज पर रखते वो अब सवालों के जवाब दे रही थी। 10-15 मिनट बाद जब वो लड़की उठकर जाने लगी तो रेहान शाह ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। ईडब्ल्यू रूम से साजिद ने कॉल अटेंड करके फोन कान से लगाया। हाँ साजिद, कैसा रहा उस लड़की का इंटरव्यू? सर, लड़की में टैलेंट तो है, मगर कॉन्फिडेंस बहुत कम है। साजिद ने जरा हैरान होते जवाब दिया। उसकी जॉब डन करो, कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। तो वक्त के साथ साथ ये कहकर रेहान शाह ने मजीद कोई जवाब दिए बगैर फोन रख दिया। अनुषा अभी अभी यूनिवर्सिटी से फ्री हुई थी। उसके बाबा की चंद दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एक छोटे भाई और बीमार माँ की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ पड़ी थी। वो अभी अभी शहर की मशहूर मारूफ होटल में जॉब के लिए इंटरव्यू देकर बाहर निकली थी। सर का रवैया कुछ खातिर ख्वाह नहीं था, इसलिए वो मायूस चेहरे के साथ इंटरव्यू रूम से बाहर निकली। धीरे धीरे कदम उठाती सोचों में गुम चलती जा रही थी जब पीछे से किसी की पुकार पर उसके कदम थमे। उसने पलट कर देखा तो एक पियोन फूली हुई सांसों को सीने पर हाथ रखे दुरुस्त कर रहा था। वो शायद भागता हुआ उस तक पहुंचा था। मिस अनुषा सदीकी, वो आंखों में सवाल ये शायद कंफर्म करना चाहता था। अनुषा ने हैरत के साथ हल्की सी सर को जमिश दी। जी मैं ही हूँ अनुषा, आपको सर इंटरव्यू रूम में बुला रहे हैं। वो मजीद कुछ भी कहे बगैर पलट गया। अनुषा को तेल बुत बनी खड़ी रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो, मगर फिर होश में आती उलझे हुए दिमाग के साथ वापस इंटरव्यू रूम की तरफ पलट गई। रूम में कदम रखते ही सर ने फौरन से अंदर आने की इजाजत देते हुए कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मिस अनुषा, आपकी जॉब कंफर्म हो गई है, आप कल से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, बाकी टैलेंट की कमी नहीं है आप में। हमें उम्मीद है कि आप बहुत जल्द खुद को इस माहौल में एडजस्ट कर लेंगी। अनुषा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो खुशी से सर हिलाते सामने बैठे सर का शुक्रिया अदा करने के बाद इनकी इजाजत से उठी थी और वापस पलट गई। इंटरव्यू रूम से कदम बाहर रखते उसकी आंखें शुक्र के आंसुओं से तर थी। पास के केबिन में बैठी फरियाल के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। अभी तो ये लड़की मायूस चेहरा लिए इंटरव्यू रूम से बाहर निकली थी, फिर अब ऐसा क्या मिल गया जो इससे खुशी नहीं संभाली जा रही? फरियाल ने हाथ आगे बढ़ाकर मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ से साजिद की मोहब्बाना आवाज उसकी कान में पड़ी। यस मैम, ये लड़की को दूसरी बार क्यों बुलाया तुमने इंटरव्यू रूम में? साजिद उसके सवाल पर सारी बात उसे बताकर फोन रख चुका था। फरियाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया।
आज तक रेहान शाह ने कभी किसी एम्प्लॉय को इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वो खुद कॉल करके इसकी जॉब टर्न करवाता। फिर उस लड़की में ऐसा क्या नजर आ गया? उसको लब बड़बड़ाती हसत से अपने चेहरे के जाविये बिगाड़ रही थी। फरियाल रेहान शाह की यूनिवर्सिटी फेलो थी। रेहान शाह के बाप की डेथ के बाद उन दोनों ने एक साथ ही इस होटल में कदम रखा था। दोस्ती के नाते फरियाल को रेहान शाह ने एमडी की पोस्ट पर रखा हुआ था और बहुत साल साथ काम करने की वजह से फरियाल के दिल में रेहान शाह की मोहब्बत जड़ पकड़ सकती थी। मगर रेहान शाह ने फरियाल को कभी दोस्त की नज़र से बढ़कर नहीं देखा था। अनुषा को ऑफिस से निकलते ही शदीद गर्मी का एहसास हुआ। धूप हर चीज को झुलसा रही थी। इसे फाइल्स को अपने सर के ऊपर रखकर धूप से बचने की नाकाम कोशिश की। कुछ ही देर में दूर से आती कैब पर नजर पड़ते उसने सुकून का सांस लिया। अगले 1 घंटे बाद वो अपने घर के सामने खड़ी थी। किराया देने के बाद उसने घर में कदम रखा। सुबह वो जल्दी घर की सफाई किए बगैर ही चली गई थी। उसका इरादा था कि इंटरव्यू ही तो देना है, 2 घंटों तक वापस आ जाऊंगी। मगर कराची की ट्रैफिक ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया था। सुबह निकली, अब दिन के 1 बजे घर में कदम रख रही थी। सामने साफ सुथरा सहन देखकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा। यकीनन उसकी माँ उसके जाने के बाद सारी सफाई कर चुकी थी। वो चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाए अपनी माँ के रूम की तरफ पड़ी। कमरे में झांका तो वो कहीं नजर ना आई। किचन से आती खटपट ने उसे मुतवज्जा किया तो जल्दी जल्दी फाइल्स अपने कमरे में रखते हुए किचन में पहुंची, जहां उसकी माँ खाना बनाने की कोशिश में खड़ी हाँप रही थी। अनुषा ने फौरन आगे बढ़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया और पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए घूरा। अम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप काम मत किया करें। मैं हूं ना, तो आप खुद को क्यों हल्कान करती हैं? रजिया सदीकी ने मोहब्बत पाश नजरों से अपनी बेटी को देखा। बेटा, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा तुम थकी हुई आओगी तो तुम्हें भूख भी लगी होगी, इसलिए किचन में चली आई। रजिया सिद्दीकी को पिछले कुछ सालों से सांस का मसला था और शौहर की वफात के बाद तो जैसे इस बीमारी ने खुद ही जोर पकड़ लिया था। थोड़ी देर खड़े होने पर ही उसकी सांस फूल जाती थी। मगर आखिर थी वो माँ ही। अपनी बेटी को रिस्क के लिए भाग-दौड़ करते और फिर घर का सारा काम करते देख उनका कलेजा मुंह को आता था। इतनी सी उम्र में कैसी कैसी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी उनकी मासूम सी बेटी के कंधों पर। अनुषा ने चेहरे के जाविये बिगाड़े। अम्मी, आपकी बेटी बहुत बहादुर है, आप क्यों परेशान होती है? मैं सब संभाल लूंगी। बस आप अगर मुझे खुश देखना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपको तंदुरुस्त देखकर मेरी सारी थकावट उतर जाती है। रजिया ने प्यार से अपनी बेटी का माथा चूमा। मैं सदके जाऊं मेरी चंदा। अच्छा ये बताओ, इंटरव्यू कैसा रहा? अनुजा ने अपने सर पर हाथ मारा। लो अम्मी, देख लीजिए, आपकी फिक्र में ये खुशी तो मैं भूल ही गई। मुझे जॉब मिल गई है प्यारी अम्मी जान, सैलरी भी बहुत अच्छी है, कल से ज्वाइन करने का कहा है। अनुषा खुशी से एक की सांस पे बताती चढ़ी गई। रजी ने अपनी बेटी को खुशी से गले लगाया। माशाल्लाह मेरी बच्ची, मुझे यकीन था कि तुम अपनी मेहनत और लगन से एक दिन जॉब हासिल कर लोगी। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा अम्मी। अनुषा मोहब्बत से उनके हाथ चूमती हुई गले लग गई थी। सुबह की मध्यम सी रोशनी सहन में फैली हुई थी। अनुषा आज जल्दी उठ गई थी। नमाज पढ़ने के बाद सफाई किए अब वो जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। जब उसका 18 साला भाई बिलाल भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आ पहुंचा था। बिलाल, जाओ अम्मी को बुला कर लाओ नाश्ते के लिए, बिलाल ने इस बात में सहलाया। इससे पहले कि वो उठता, रजिया सिद्दीकी होंठों पर मुस्कुराहट सजाए किचन में दाखिल हुई। नाश्ते के बाद अनुषा ने जल्दी से बर्तन समेटे और किचन की सफाई के बाद आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। कुछ ही देर में वो जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। रजिया बेगम से गले मिलती वो घर से बाहर निकल गई थी। कल की तरह आज भी शदीद गर्मी थी। 1 घंटे की मसाफत के बाद वो होटल पहुंची और भागती हुई जाकर अपनी सीट संभाली। इससे पहले कि वो बैठती, किसी की करख्त आवाज उसके कानों में पड़ी। मिस अनुषा। अनुषा ने सर उठाकर देखा तो सामने 28-29 साला एक लड़की निगाहों में गुस्सा लिए से दिख रही थी। आप 5 मिनट लेट आई हैं। इस कंपनी में आपने काम करना है तो 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। अनुषा ने जल्दी से वजाहत दी। वो मैम, एक्चुअली मुझे घर से निकलते थोड़ी देर हो गई थी, घर के काम करने थे ना, और फिर आपको तो पता है कराची की ट्रैफिक। फरहाल ने गुस्से से उसकी बात काटी। मिस अनुषा,
यहाँ आपकी मजबूरियों का आलाप सुनने के लिए आपको जॉब पर नहीं रखा गया। ऑफिस के टाइम से पहले अपने काम खत्म किया करें, नहीं तो फिर घर बैठकर घरदारी करें। रुचि एकदम से अस्पात पे सर हिलाती खामोश हो गई थी और फरियाल चेहरे पर तंजिया हंसी सजा अपने केबिन की जानिब पलट गई थी। अनुषा गहरी सांस भरती अपनी सीट पर बैठ गई। जब पास बैठी सनाने से कोहनी मारी, बहुत ही मगरूर किस्म की खातून है ये। सर रेहान की दोस्त है तो पता नहीं खुद को क्या समझती है। अनुषा ने खामोशी से सर हिला दिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। वो यहाँ पर एज आ रिसेप्शनिस्ट मुंतखब हुई थी। रेहान शाह गाड़ी से उतरकर लंबे लंबे कदम उठाता होटल में दाखिल हुआ। आसपास नजर दौड़ाते उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर झुकी अनुषा पर पड़ी। रेहान ने अपने कदमों का रुख उस तरफ मोड़ लिया और उसके सर पर जा खड़ा हुआ। मिस अनुषा। अनुषा ने खौफ के मारे सर उठाया और जिले लब पर पड़ाई। या खुदा, अब क्या गलती हो गई मुझसे? रेहान शाह ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। उसकी सरगोशी रेहान शाह के कानों तक पहुंच चुकी थी, मगर उसने नजरअंदाज करते हुए गहरी निगाहों से अनुषा को देखा, जो कंफ्यूजन में गुलाबी होठों को काटती उन्हें सुर्ख कर गई थी। रेहान शाह को उसकी गहरी सब्ज आंखों में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। जी सर। अनुषा की आवाज रेहान शाह को होश में ले आई। आप नई एम्प्लॉय है ना? कोई मसला तो नहीं हो रहा काम पे? सब समझ आ रही है ना? रेहान शाह को और कोई कुछ समझ नहीं आया था, तो यही सवाल करके अनुषा ने नफियों में सर हिलाया, फिर उस बात में सर हिलाया। नहीं, जी जी सर, समझ आ रही है। बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, अभी कुछ देर। अनुषा के अंदाज पर रेहान शाह ने चेहरे पर दिलफ्रेब मुस्कुराहट सजाई। और लड़की क्यों कंफ्यूजन में कितनी क्यूट लगती थी। ठीक है मिस अनुषा, आप अपना काम कीजिए और अगर किसी चीज की भी समझ ना आए तो सना से पूछ लीजिएगा। रेहान ने पास खड़ी सना की तरफ इशारा किया तो अनुषा उसकी बेतुकी बात पर मुंह खोले से देखने लगी। मगर सर, सना के और मेरे काम में तो जमीन आसमान का फर्क है और मुझे कैसे समझा सकती है वो? रेहान शाह बालों में हाथ फेरता 2 कदम पीछे हटा। उसका दिल चाह के अपना सर पीके पता नहीं ये उस लड़की के पास आ खड़ा हुआ था और बेतुक्का बोलता चला जा रहा था। रेहान शाह ने नजरें आसपास दौड़ाई तो सारा स्टाफ उन्हें ही देख रहा था। अपने केबिन में बैठी फरियाल सीसीटीवी फुटेज से कब से ये मंजर देख रही थी। उसका जब्त अब जवाब दे गया था। वो तेज तेज कदम उठाती अपने केबल से लिखी और रेहान शाह के पास जा खड़ी हुई। क्या बात है रेहान, कोई मसला है तो मुझे बताएं। रेहान ने सुकून का सांस भरा और इस वक्त फरियाल कोई फरिश्ता ही महसूस हुई थी उसे, क्योंकि वो खुद भी समझ ही नहीं पा रहा था कि वो अब क्या जवाब दे। नहीं फरियाल, कोई मसला नहीं है, बस मिस अनुषा नई एम्प्लॉय है ना, तो इन्हें काम की कुछ खास समझ नहीं आ रही। फरियाल ने एक गहरी निगाह अनुषा पर डाली, जो इस वक्त शॉर्ट नेवी ब्लू कलर की शर्ट के साथ वाइट ट्राउजर पहने अपने गहरे ब्राउन बालों को पोनी में बांधे कंफ्यूज सी खड़ी थी। उस सादगी में भी किसी का भी दिल धड़का सकती थी। फरियाल को अगले ही लम्हे से शदीद जलन का एहसास हुआ, फिर उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर रेहान के कंधे पर हाथ रखा। ये तो कोई मसला ही नहीं है रेहान, पहले कुछ दिन तो इन्हें मुश्किल होगी। फिर उसने अनुषा की तरफ रुख फेरा। मिस अनुषा, आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप मेरे केबिन में आकर मुझसे पूछ सकती है। वो जिस कदर खुश स्लूबी से कह रही थी, अनुषा को एहसास हुआ जैसे वो उसकी बहुत बड़ी खैरख्वाह है। अनुषा ने खुशी से इस बात पे सर हिलाया। हाँ, ये ठीक रहेगा। रेहान शाह ने भी जल्दी से फयाल की बात पर रजामंदी दिखा। अनुषा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रेहान शाह को देखा। एक लम्हे के लिए उनकी नजरें मिली थी। रेहान शाह का दिल तेजी से धड़का था। अनुषा के चेहरे की मुस्कुराहट भी एक लम्हे के लिए थमी। रेहान शाह की निगाहों में कुछ ऐसा था जिस अपनी हथेलियां भीगती हुई महसूस थी और वो अपनी नजरें झुकाने पर मजबूर हो गई थी। उसकी आंखें झुकने पर रेहान शाह होश में आता चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ये सब फरियाल की तेज निगाहों से छुप ना सका। रेहान शाह के जाने के बाद वो गुस्से से पैर पटकती वहां से चली गई। उसके बैठते ही सना ने तीखी नजरों से नुशा को देखा। वाह भाई, क्या बात है, हम पर तो कोई सर ने नजरे करम नहीं फरमाई। सालों बीते यहाँ काम करते और तुम्हें पहले दिन ही स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अनुषा ने ना समझी से उसे देखा, मगर सना उस पर तंज के तीर बरसाकर अपने लैपटॉप पर झुक चुकी थी। अनुषा भी खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गई। रेहान शाह ने अपने ऑफिस में दाखिल होते ही गहरी सांस भरी।
उफ रेहान, ये क्या कर रहे थे तुम? नई एम्प्लॉय है, इसे बेतुके के सवाल कौन पूछता है भला? बहरहाल वो सिर झटकता अपनी कुर्सी पर जा बैठा और चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए कुर्सी की पुश से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। अगले कुछ दिनों तक अनुषा होटल के माहौल में खुद को एडजस्ट कर चुकी थी। अभी भी वो लंच टाइम में कैफे एरिया में बैठी खाना खा रही थी जब उसकी नजर सामने से आते रेहान पर पड़ी। अनुषा को अपने सामने देखने की रेहान शाह को इस कदर आदत हो चुकी थी कि घर जाता तो बेचैनी से अगली सुबह का इंतजार करता। ऑफिस में सारा दिन कैमरे की आंख से उसे देखता और अब तो लंच का टाइम एक घंटा भी उसे सदियों के बराबर लगता था। आज वो खुद पर काबू ना पाते हुए कैफे में कदम रख चुका था। वो धीरे धीरे कदम उठाता अनुषा के सामने वाली मेज पर जा बैठा था। सारा स्टाफ हैरत से मुंह खोले से देख रहा था, मगर रेहान शाह को किसी की नजरों की परवाह नहीं थी। कैफे का मैनेजर दौड़ता हुआ उसके पास में जा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सर, आपको कुछ चाहिए था तो हुक्म दीजिए, हम आपके ऑफिस में पहुंचा देते हैं। रेहान शाह ने अनुषा के चेहरे पर अपनी नजरें हटाई, जो एक नजर उस पर डालने के बाद फिर से खाना खाने में मसरूफ हो गई थी। रेहान शाह ने अपना रुख मैनेजर की तरफ मोड़ा। क्यों भाई, मेरे यहाँ आने पर कोई पाबंदी है? रेहान शाह की खुश इखलाकी देखकर मैनेजर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। अरे नहीं सर, सारा रेस्टोरेंट आपका ही है, जब चाहे आप आइए। रेहान ने मुस्कुराते हुए फिर से अनुषा पर नजर जमाती थी। ठीक है, आप जाइए, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मंगवा लूंगा। मैनेजर इस बात में सर हिलाता सर झुकाए वापस पलट गया। अनुषा उसकी निगाहों से बेखबर। लंच करने के बाद वो अपना मोबाइल कान से लगा चुकी थी। हर रोज लंच के वक्त वो अपनी अम्मी को कॉल करके उनकी खैरियत मालूम करती थी। अभी भी वो कॉल पर बात करते हुए सीधी सी होकर बैठी थी तो इसकी नज़र सामने की मेज पर बैठे रेहान शाह पर पड़ी। एक लम्हे में दोनों की नजरें मिली थी। अनुषा उसकी गहरी नजरों के लम्स से हड़बड़ा गई और कुछ ही देर बाद उसने मोबाइल रख दिया। अनुषा वक्फे वक्फे से नजरें उठाकर देखती तो रेहान शाह को उसी तरफ बैठा देख फिर से नजरें झुका लेती। वो अपनी हथेलियों के आपस में रगड़ती जेरे लब बड़बड़ाई। उस सर ऐसे मुझ पर नजरें जमाए बैठे हैं जैसे मैं कुछ चुरा कर भागने वाली हूँ। अलीशा को जेरे लब बड़बड़ाते देख रेहान शाह के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। कब घंटा गुजरा, रेहान शाह को एहसास ही ना हुआ। लंच ब्रेक खत्म होते ही अनुषा लंबे लंबे कदम उठाती कैफे से बाहर निकल गई। रेहान शाह भी उसके पीछे चलता कैफे से बाहर निकला। फरियाल जो कब से रेहान शाह को तलाश कर रही थी क्योंकि वह हमेशा साथ ही लंच करते थे। अनुषा के पीछे रेहान शाह को रेस्टोरेंट में निकलते देख एक लम्हे के लिए वो चौंकी और फिर उसकी निगाहों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ रेहान शाह का अनुषा में बढ़ता इंटरेस्ट देखकर फरियाल से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो रेहान शाह की निगाहों में अनुषा के लिए पसंदगी दिख चुकी थी। वो तो क्या, सारा स्टाफ इस बात से वाकिफ था। महज अनुषा थी जो अपनी मासूमियत में हर बात से बेखबर थी। फरियाल अब किसी भी तरह से अनुषा को ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। आज होटल में एक जरूरी मीटिंग थी जिसकी तैयारी कल से ही की जा रही थी। मीटिंग शुरू होने में कुछ ही वक्त रहता था। रेहान शाह मीटिंग रूम में बेसब्री से अनुषा का इंतजार कर रहा था। सब आ चुके थे, बस वही न जाने कहाँ रह गई थी। अनुषा अपनी जगह पर फाइल पलटती परेशान सी खड़ी थी। उसने मीटिंग के लिए वो फाइल रेडी की थी जिसमें उसने हर पॉइंट बहुत तफसील से उतारा था और अब पिछले आधे घंटे से वो फाइल ढूंढ रही थी मगर वो मिल ही नहीं रही थी। आखिर वो मायूस सा चेहरा लिए मीटिंग रूम में दाखिल हुई। रेहान शाह के चेहरे पर गुस्से और उलझन के तासुरात थे। अनुषा अपनी हथेलियां मसलती अपनी जगह पर जा बैठी थी तो रेहान ने पुरसुकून होते मीटिंग का आगाज किया। वे अनुषा, आपको एक प्रोजेक्ट का काम दिया गया था, उसकी फाइल। रेहान ने फाइनल मांगी तो अनुषा का दिल उछलकर हलक में आ गया और घबरा कर उठ खड़ी हुई। सिर्फ वो फाइल तो मैंने रिसेप्शन डेस्क पर ही रखी थी, बस 2 मिनट के लिए एचआर में गई थी मैं, वापस आई तो वो फाइल ही गायब थी। अनुषा को झूठ बोलने की आदत ना थी। उसका सच सुनकर रेहान के माथे पर बल पड़े। उसे हरगिज भी अनुषा से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं मिस अनुषा? मैंने इतना अहम प्रोजेक्ट आपके हवाले किया था क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था
और आपने पहली ही बार में मुझे इतनी बड़ी आपने गलती कर दी। जानती भी हैं वो फाइल कितनी अहम थी। उस वक्त गुस्से में आया हुआ था। अनुषा को तकलीफ हुई। आज पहली बार उसकी वजह से मीटिंग में ऐसी बदमज़गी पैदा हुई थी। सॉरी सर, मेरी गलती है, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। उसे समझ ही ना आई कि वो क्या करे। वो शदीद परेशान हुई थी। आपको लगता है कि आपकी मुआफ़ी से हमारा नुकसान ठीक हो जाएगा? वैसे अनुषे उस लड़की की मासूमियत पर शदीद हैरान था। अनुषा ने सर झुकाया तो आंखों में नमी कथी हुई थी। वो परेशानी से होंठ काटने लगी। मैंने इसे आपसे पहले भी कहा था रेहान कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस कल की आई पर ना डालें। ये अभी नहीं है। इसे तो एहसास से जिम्मेदारी का ही नहीं मारो। आपने इसे मीटिंग में भी बिठा लिया। मेरे ख्याल से मिस अनुषा का इस मीटिंग में कोई काम नहीं था। फरियाद तंज के तीर बरसाने का काम अच्छे से कर रही थी। अनुषा का झुका सर मजीद झुक गया था और रेहान जो फरियाल को भी कुछ सख्त कहने वाला था, फरियाल की अगली बात पर एकदम हैरान रह गया। ये रही वो फाइल जो मिस अनुषा ने अपनी लापरवाही से खो दी। और गेस व्हाट रेहान, मुझे ये फाइल कहाँ से मिली? सबकी निगाहें फरियाल पर टिकी थी। मुझे ये डस्टबिन से मिली। मिस अनुषा की लापरवाही तो चेक करें। हमारी करोड़ों की डील कूड़े में फेंक चुकी थी। फरियाल ने तेज लहजे में कहा तो अनुषा ने नफी में सर हिलाते उसे देखा। लेकिन मैंने ये फाइल कूड़े में नहीं फेंकी। अनुषा ने वजाहत देनी चाहिए मगर फयाल उसकी बात दरमियान में ही काट गई थी। बस अब आप अपनी लापरवाही को क्या जस्टिफाई करेंगी? मेरे ख्याल से आपको इस मीटिंग रूम से भी बाहर जाना चाहिए। सो जाए मिस अनुषा। फरियाल की बात पर अनुषा ने लब सी लिए। उसने एक नज़र रेहान को देखा जिसने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अनुषा खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। मेरे ख्याल से अब मीटिंग शुरू करनी चाहिए हमें। रेहान फरियाल की आवाज़ से होश में आया और आहिस्ता से सर हिलाया। उसे रह रह कर अनुषा की हरकत और मासूमियत पर अफसोस और गुस्सा आ रहा था। बहरहाल मीटिंग शुरू हुई और बाहर अनुषा रिसेप्शन पर खड़ी अजीब उदासी का शिकार थी। उसे रह रह कर अपनी कोताही पर गुस्सा आ रहा था मगर फाइल डस्टबिन में कैसे जा सकते हैं उसे ये ही नहीं समझ आ रही थी। और अंदर मीटिंग रूम में बैठी फरियाल की लबों पर एक शातिराना मुस्कुराहट थी। मीटिंग खत्म हुई। सब लोग मीटिंग रूम से बाहर निकल आए। रेहान को देखकर अनुषा अपनी जगह से उठी। उसने कुछ कहना चाहा मगर रेहान एक नज़र उसे देखकर अपने ऑफिस की जाने पड़ गया। अनुषा के चेहरे पर गम के साए लहराए। फरियाल ने एक नज़र अनुषा को देखा और एक नज़र रेहान की पुष्प पर डाली, फिर खुलकर मुस्कुराई और अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गई। तुम्हें क्या लगा था मेरे होते तुम रेहान की गुड बुक्स में आओगी? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। और अनुषा उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट और फतह का खुमार था। वो पहली बाजी जीत चुकी थी। अनुषा जो रिसेप्शन पर मौजूद थी पास ही पर इंटरकॉम बज उठा। उसने रिसीवर कान से लगाया। मेरे ऑफिस में मिस अनुषा, रेहान शाह ने हुक्म दिया था और कॉल कट की। अनुषा गहरी सांस लेती उसके ऑफिस की जाने पड़ गई। उसने नॉक किया तो रेहान की आवाज़ कानों में पड़ी। कमेंट। अनुषा अंदर दाखिल हुई तो मेज़ के पार लैपटॉप पर झुका टाइपिंग कर रहा था। आपने मुझे बुलाया सर? न जाने क्यों अनुषा घबरा रही थी। उसकी आवाज़ पर रेहान ने सर उठाए उसे देखा। बैठे। उसे बैठने की इजाज़त दी तो अनुषा कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। अब रेहान मुकम्मल उसकी जानिब मुतवज्जा था। आज क्या हरकत की है आपने? वो अब नॉर्मल लहजे में पूछ रहा था। गुस्सा अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। सॉरी सर, मेरी गलती है। मैंने लापरवाही दिखाई। मेरी जिम्मेदारी थी। इसी वजह से होटल को और बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। वो चेहरा झुकाए अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी। वो शर्मिंदा दिखाई देती देती थी। लेकिन सर, फाइल डस्टबिन में कैसे गई मैं नहीं जानती। मैंने वो फाइल टेबल पर ही रखी थी और मैं सच कह रही हूँ सर। आप मेरा यकीन करें। मैं क्यों इतनी इम्पोर्टेंट फाइल कूड़े में फेंकूंगी? उसने एक पल के लिए चेहरा उठाए रेहान की आंखों में झांका था और उस लम्हे रेहान को अपना दिल मुट्ठी में बंद होता महसूस हुआ। उसने कहा रेहान ईमान ले आया था। ओके, फॉर कैरेट, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ ना हो। मैं आपकी पहली और आखिरी गलती समझकर आपको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आइंदा ऐसा हुआ तो आपको यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है। मुझे लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। अब जाए और अपना काम करें। अनुषा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और उसके ऑफिस से बाहर निकल आई। मगर अब उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया था।
मगर अंदर ऑफिस में रेहान परेशान बैठा था। फाइल को आगे पीछे होना समझ आता था, मगर वो फाइल डस्टबिन में कौन क्यों फेंकेगी, उसे यही समझ नहीं आ रही थी। कुछ सोचते हुए उसे सीसीटीवी फुटेज चेक करने का सोचा। अब वो सीसीटीवी फुटेज निकाल रहा था। अनुषा ने जो कहा वो सच था। वो फाइल रखकर एचआर गई थी। कुछ देर बाद फरियाल रिसेप्शन पर आई और फाइल पर निगाह पड़ी तो उसने फाइल खोल कर देखी और फिर मुस्कुराते हुए फाइल उठा ली। रेहान के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया हुए। फरियाल का फाइल उठाना उसे बुरा नहीं लगा, मगर फरियाल ने सारे स्टाफ के सामने जो वहां कहा उसे फाइल डस्टबिन से मिली, वो झूठ था। और रेहान को झूठ से नफरत थी। गुस्से से तन फन करता वो उठा और फरियाल के ऑफिस की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो ऑफिस में दाखिल होता, अंदर से आने वाली आवाज उसके कदम जंजीर कर गई। फरियाल किसी से फोन पर बात कर रही थी, शायद किसी दोस्त से। रेहान वहीं रुक गया और वहीं खड़ा उसकी बातें सुनने लगा। इतने सालों से मैं और रेहान बेहतरीन दोस्त है। उसने आज तक मेरे सिवा किसी को नहीं देखा, तो फिर वो कल की आई लड़की के कैसे रेहान को काबू कर सकती है? और मैं हाथ पर हाथ रख के देखती रह जाती। रेहान सिर्फ मेरा है। मेरे होते हुए कोई उसके करीब नहीं आ सकता। अगर मुझे उसे रेहान की जिंदगी से निकालने के लिए मजीद बुरा बनाना पड़ा तो मैं बनाऊंगी। मैं हर हद से गुजर जाऊंगी, मगर रेहान को कभी किसी का नहीं होने दूंगी। फरियाल की आवाज में एक काट थी और रेहान जहाँ था वहीं का वहीं साकित रह गया। उसे हरगिज भी उम्मीद नहीं थी कि फरियाल उसे पसंद करती होगी। उसके जहन में तो कभी ऐसी कोई बात आई ही नहीं। वो उसके लिए दोस्त थी और तो उसे बिल्कुल बहन समझता था। ये फरियाल के दिमाग में कौन सा अजीब फतूर पड़ा हुआ था? रेहान को अपना सर दर्द से फटता हुआ महसूस हुआ। वो जो फरियाल से बात करने वाला था, मुनासिब मौका देखकर बात करने का सोचते वापस पलट गया। उसकी निगाह सीढ़ियों से नीचे गई। सामने रिसेप्शन का एक हिस्सा नजर आ रहा था, जहाँ पर अनुषे का नीम रुख दिखाई दे रहा था। वो लैपटॉप पर झुकी बहुत इन्माग से काम कर रही थी। रेहान के लबों को मुस्कुराहट नहीं छुआ, मगर उसे फरियाल की सोच पर अफसोस हुआ। वो एक मुख्ती लड़की पर ऐसा इल्जाम लगाकर उसके करियर के साथ कैसे खेल सकती है? अगर रेहान गुस्से में आकर उसे काम से निकाल देता तो? उसे हैरत हो रही थी कि फरियाल ऐसे कैसे कर सकती है। उसे फरियाल को समझाना होगा कि वो बस दोस्त है, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं। उसका मोबाइल फोन बज उठा तो वो कॉल पर बात करता होटल से बाहर निकल गया। उसे फरियाल से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। 2 दिन की मीटिंग के लिए उसे इस्लामाबाद जाना पड़ा, तो उसने वापस आकर बात करने का सोचा, मगर वापस आकर फिर कामों में मसरूफ हो गया था। चंद दिन गुजरने के बावजूद भी रेहान का रवैया अनुषा के साथ पहले जैसा ही था। ये देखकर फरियाल अंदर ही अंदर जल रही थी। उससे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रेहान उसके सिवा किसी और को देखे, किसी और को चाहे। उसे बस रेहान की अटेंशन चाहिए थी। उसे रेहान की मोहब्बत चाहिए थी। वो इकलौती रेहान के दिल की मलका बनना चाहती थी। और अब उसे हर हाल में अनुषा को अपने रास्ते से हटाना था, क्योंकि वो साफ रेहान की आंखों में अनुषा के लिए गहरी बढ़ती चमक देख सकती थी। और इसी चमक को मिटाने के लिए उसने बहुत बड़ा मंसूबा बनाया। वो जानती थी कि वो गलत कर रही है, मगर अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे फिर किसी लड़की की जिंदगी या इज्जत ही क्यों ना तबाह हो जाए। फैसला हो चुका था। तबाही प्लान कर ली गई थी। कराची शहर पर रात गहरी हो चुकी थी। आज वो काफी लेट हो गई थी। नाइट शिफ्ट शुरू हुई। 2 घंटे हो गए थे। आज उसकी कॉलीग नायला की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज नाइट शिफ्ट पर आ नहीं सकी और रिसेप्शन खाली छोड़कर वो जा नहीं सकती थी। इसलिए फरियाल ने कहा कि कुछ देर वो काम करे, तब तक वो किसी और की यहाँ ड्यूटी लगा देगी। मगर अभी तक कोई आया ही नहीं था। उसने घर कॉल किए अम्मा को इत्तला दे दी थी कि आज वो लेट हो जाएगी। कुछ देर पहले ही रेहान घर के लिए निकल गया था। रेहान को जाने की तसल्ली करने के बाद फरियाल अपने ऑफिस से निकली और रिसेप्शन तक आई। अनुषा काम कर रही थी। मिस अनुषा? उसने अनुषा की ओर पुकारा। यस मैम। अनुषा ने चेहरा मोड़े उसे देखा। आज उसने ब्लैक फ्रॉक पहन रखी थी। भूरे बाल हमेशा की तरह पोनी में कवर्ड थे। मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ये पार्सल रूम नंबर 405 में पहुंचाना है। आसपास कोई वेटर भी नजर नहीं आ रहा। प्लीज अगर आप चली जाएंगी तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। वो जानती थी कि नुशी बहुत मासूम है, उसे बेवकूफ बनाना आसान होगा। लेकिन मैम, मैं रिसेप्शन को छोड़कर नहीं जा सकती। उसे अपनी परेशानी जाहिर की। हाँ रुको, मैं किसी
को कहती है वो तुम्हें वापस आने तक यहाँ रुक जाएगा, तुम ये दे आओ तब तक। सानिया आ जाएगी, मैंने आज उसे कहा है कि रिसेप्शन पर आज वो नाइट शिफ्ट कर दे। आमिर सुनो, फरियाल ने सारी बात उसे समझाकर पास ही एक स्वीपर को आवाज लगाई। जी मैम। वो करीब आ गया। तुम यहाँ रहो, अनुषा भी आती है। जाओ अनुषा। अनुषा ने इस बात में सर हिलाकर वो पार्सल पकड़ा और लिफ्ट में दाखिल हो गई। सानिया आने वाली है, वो आ जाए तो तुम चली जाना। और हाँ, अगर सुबह रेहान आकर अनुषा पूछे तो उसे बता देना कि अनुषा कल रात अपने किसी दोस्त से मिलने रूम नंबर 405 में गई थी और रात से वही है। ओके। स्वीपर को उसकी बातें खाक समझ आई थी, बस उसने इस बात में सर हिला दिया था। हरियाल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो होटल से बाहर निकल गई। उसका काम हो गया था। रेहान आधे रास्ते में था जब उसे याद आया कि इसका मोबाइल ऑफिस में ही रह गया है। उसे गाड़ी वापस मोड़ी। अनुषा ने दरवाजा खटखटाया। कौन? किसी मर्द की आवाज आई। वो आपका पार्सल है सर। अनुषा घबरा रही थी। हाँ अंदर प्लीज, टेबल पर रख दो। दरवाजा खुला है। अनुषा ने हाथ बढ़ाया तो दरवाजा खुलता चला गया। वो अंदर दाखिल हुई तो अंदर मध्यम सी रोशनी थी। उसे कोई भी नजर ना आया, शायद गेस्ट वॉशरूम में हो। ये सोचते उसने पार्सल टेबल पर रखा जब उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। अनुषी का दिल उछलकर हालत में आया। वो जैसे ही बढ़ी तो उसके पीछे ही एक आदमी खड़ा था, यही कोई 30 साल का, मगर उसकी आंखों में गहरी दिलचस्पी और हवस का तासुर था। अनुषा को यहाँ आना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती महसूस हुई। काश वो यहाँ ना आती। आपका पार्सल सर, अब मैं चलती। अनुषा ने पास से गुजरकर बाहर जाना चाहा जब उसे तेजी से अनुषा का बाजू पकड़े से अपनी जानब खींचा कि अनुषा के लबों पर से चीख निकली। रेहान अपना मोबाइल लिए वापस ऑफिस से बाहर निकला, फिर नीचे आया तो उसकी नजर रिसेप्शन पर पड़ी। वहां अनुषा का बैग पड़ा हुआ था, मगर वो खुद कहीं नहीं थी। बैग यही था, मतलब वो होटल में ही था। इतनी रात हो गई, आज वो घर क्यों नहीं गई? वो हैरान था। मिस अनुषा कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेहान ने आमिर से पूछा था। वो मिस अनुषा तो रूम नंबर 405 में गई है, फरियाल मैम ने कहा था। सानिया मैम के आने तक यही रुका। रेहान को समझ नहीं आई कि अनुषा किसी रूम में क्यों गई, वो ऊपर क्यों गई है। पता नहीं सर, शायद फरियाल मैम ने कोई काम कहा था। अनुषा मैम के हाथ पे कोई पार्सल भी था। स्वीपर को जितना पता था उसने बता दिया। अच्छा, रूम नंबर 405 में कौन रुका है? स्वीपर ने लाल इल्मी का इजहार किया। मैं खुद ही देखता हूँ। वो आगे बढ़ा और अब लैपटॉप खोले होटल के रिकॉर्ड देख रहा था। उसे समझ ना आई कि एक अकेला मर्द जिसे अनुषा जानती थी वो होटल में क्यों रुका था। आज नायला क्यों नहीं है? उसने आमिर से पूछा। वो फरियाल मैम ने बताया कि आज उसकी तबीयत खराब है। रेहान को कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और अब वो नायला का नंबर मिला रहा था। छोड़े सर, क्या कर रहे हैं? अनुषा ने घबरा कर अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की। उसे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। कहाँ जा रही हो हसीना? मुझे तो रूम सर्विस पे चाहिए। वो अजीब बेबाकी से कहता अनुषा को अपनी तरफ खींच चुका था। अनुषा को अब सही मानों में उस शख्स की नीयत का एहसास हुआ। छोड़े मुझे, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। अनुषा ने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया और उससे दूर होकर दरवाजे की जानिब बढ़ना चाहा। जब वो सीधा होता एक ही चिसले अनुषा तक पहुंचा और उसे बालों से पकड़े उसका सर सीधा दीवार में दे मारा। अनुषा की चीखें निकलती, मगर कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर किसी को भी पता नहीं चला। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। दर्द की शिद्दत से वो बेहोश हो रही थी। उसे महसूस हुआ कि अब वो मर्द उसका दुपट्टा उसके गले से निकालकर उछाल चुका है। अर्शा ने शिद्दत से उस वक्त किसी के आने की दुआ की और चक्कर चक्कर चकरा कर गिर गई। क्या तुम बीमार नहीं हो? नाला की बात सुनकर रेहान को 440 वाट का करंट लगा। फिर आज काम पर क्यों नहीं है? सर, मुझे फरियाल मैम ने कहा था कि आज तुम मत आना। अनुषा डबल शिफ्ट करना चाहती है तो इसलिए मुझे छुट्टी दे दी। रेहान का दिमाग चकरा गया। जल्दी से रूम नंबर 405 की डुप्लीकेट कीज पकड़ता वो लिफ्ट के जाने पागा। छोड़ो मुझे, कोई है, मुझे बचाओ। उसे अनिशा को बाजू से पकड़कर झटका दिया और जमीन पर उठाकर बेड तक लाया और उसे बेड पर फेंका और उस पर झुका। अनुषा की चीखें कमरे में गूंजने लगी। वो गुटी गुटी सिसकियों से फरियाद कर रही थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और रेहान अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे गार्ड भी थे। उसकी नजर बेड पर पड़ी अनुषा पर गई। अनुषा पर झुके उस मर्द तक। वो अपने कमजोर हाथों से उस मर्द को खुद से दूर कर रही थी। रेहान शाह को अपने वजूद में
शरारे फूटते महसूस हुए। वो एक ही जिस्त में उस मर्द तक पहुंचा और उसे बालों से पकड़े उसका सर दीवार में दे मारा। वो गुस्से से उसका सर दीवार में दे मार रहा था। मुकाबिल तो उसका मुकाबला भी न कर पाया, यहाँ तक कि वो आदमी बेहोश हो गया। तो रेहान ने उसे गार्ड्स के हवाले कर दिया। उसे तो बाद में मैं देखता। वो गार्ड्स को हुक्म देता जल्दी से अनुषे की तरफ पड़ा। उसकी नजर अनुषे पर पड़ी तो उसका दिल जैसे फट सा गया। अनुषे के बाल बिखरे हुए थे, उसका दुपट्टा जमीन पर था, बाजू एक साइड से फटा हुआ था और बहुत सर से खून निकलता उसकी गर्दन तक आ गया था। वो अपने होश में नहीं थी, सर पर लगी चोट की वजह से बेहोश हो चुकी थी। रेहान ने जमीन पर उसका दुपट्टा उठाया और जल्दी से अनुषे के पास आकर दुपट्टा उस पर ओढ़ा। अनुषे, अनुषे, उसका गाल थपथपाकर उसे होश दिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकाम। उसे कुछ समझ ना आई कि क्या करे। दिल से अनुषे को अपनी बाहों में उठाया और वो कमरे से बाहर भागा। अस्पताल का कॉरिडोर उसे आज कुछ ज्यादा ही गर्म महसूस हो रहा था। रात के 10 बज गए थे। 2 घंटे हो गए थे उसे अनुषे को हॉस्पिटल लाए। वो तब से अंदर थे। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे और बाहर रेहान परेशान सा बैठा। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि अनुषे के साथ क्या हुआ है। आखिर क्यों फरियाल ने नायला को छुपी दी, क्यों अनुषे उस कमरे में गए। उसे हर सवाल का जवाब जानना था, मगर पहले अनुषे का होश में आना जरूरी था। वो अपनी सोचों में उलझा था जब दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर निकली। वो उठकर डॉक्टर की तरफ पड़ा। अनुषा ठीक तो है ना? उसने घबरा कर पूछा। उनको फिजिकली टॉर्चर किया गया है और शायद रेप अटेम्प्ट करने की भी नीयत थी, मगर थैंक गॉड शी इज सेफ। सर पर गहरी चोट आई है, बाकी माइनर इंजरीज है। कुछ दिन लगेंगे उन्हें मुकम्मल रिकवर करने में। आपको उनका बहुत सारा ख्याल रखना होगा। हो सकता है कि वो इस हादसे की वजह से मेंटली डिस्टर्ब रहे। डॉक्टर उसे सारी बात तफसील से बता दी। राहदारी से गुजरती चल गई थी और रेहान को अपनी आंखों से आंसू बहते महसूस हो रहे थे। उसके होटल में उसी के स्टाफ के साथ इसी की नाक के नीचे ये सब हुआ। कैसे वो अनुषा से माफी मांगेगा, कैसे उससे नजरें मिलाएगा? अगर वो वहां ना पहुंचता तो क्या होता? अगर उसे देर हो जाती तो उसका दिल चाहा जमीन खटे और वो उसमें समा जाए। सर, आपके पेशेंट को होश आ गया है। न जाने वो कितनी देर अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। जब नर्स ने उसके पास आकर उसे इतला दी तो वो होश में आया और जल्दी से उस प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ जहां पर अनुषा एडमिट थी। कमरे में दाखिल होने के बाद उसकी निगाह सबसे पहले बेड पर थे, जहां पर वो नढाल सी बेड पर पड़ी थी। वो बहुत मुश्किल से अपने मन मन भारी कदम उठाता उसके करीब गया और फिर पास पड़े स्टूल पर बैठा। अनुषा, उसे धीमी सी सरगोशी की। उसकी आवाज सुनते अनुषा ने आंखें खोली। अनुषा की नजरें छत तक गई। आई एम सॉरी, मेरे होटल में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो गया। मैं तुम्हारा मुजरिम, होटल मेरा था तो तुम मेरी स्टाफ थी, तुम मेरी टीम थी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उन सब का कसूरवार मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि ये हादसा माफी के काबिल तो नहीं, मगर मैं फिर भी तुम्हें तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज बिक गई थी। वो शदीद पेशमान नजर आ रहा था। अनुषा ने एक नजर उसे देखा। उसकी चेहरे पर भी चोट का निशान था। आप ना आते तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। मुझे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो बहुत मुश्किल से कुछ कह सकी। तुम वहां क्यों गई थी? क्या हुआ था मुझे बताओ प्लीज, ताकि मैं असल हकीकत तक पहुंच सकूं। वो अनुषा के मजीद करीब होकर बैठा और उसकी आंखों में आंखें डाले पुख्तगी से बोला था। मैं नहीं जानती, मुझे बस फरियाल मैम ने वो पार्सल उस रूम में पहुंचाने को कहा था और उसके बाद वो एकदम खामोश हो गया, फिर फूट फूट कर रो पड़ी। फरियाल का नाम सुनते रेहान की रगों में खून का उबाल तेज हुआ। अब उसे सारी कहानी समझ में आ गई थी। बस चंद लम्हे उसे लगे थे। उसने धीरे से अलीशा का हाथ पकड़ लिया। प्लीज, तुम इस तरह रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मैं हर उस शख्स को सजा दूंगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। आई प्रॉमिस अनुष, प्लीज रो मत। उसके रोने से वो बेचैन हो रहा था, वो तड़प रहा था। कुछ ठीक नहीं होगा सर, लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। एक बार चली जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। कौन यकीन करेगा कि मैं पाकीज़ा हूँ, मैं बेगुनाह हूँ? अगर मेरी माँ को पता चला तो वो जीते जी मर जाएगी। वो रोते हुए अपना चेहरा छुपा गई थी और फिर आंखें मीच गई, मगर अभी भी उसका जिस्म लड़ रहा था।
रेहान का दिल चाहा कि वो चीखे चिल्लाए अपना सारा गुस्सा बाहर निकाले, मगर कुछ ना कर सका। वो बस साकित सा बैठा रह गया। कराची शहर पर अगली सुबह उतर चुकी थी। हॉस्पिटल के उस कमरे का माहौल कुछ पुरसुकून था। रजिया सदीकी अपनी बेटी के पास बैठी थी। उनकी बेटी कैसे मुरझा गई थी। आदि अब परेशान मत हो, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, अनुषा ठीक हो जाएगी। रेहान ने उनका हाथ अपने हाथ में लिए नरमी से उन्हें हौसला दिया। शुक्रिया बेटा, तुम इसे अस्पताल ले आए, वरना पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होता। उनकी आंखों में आंसू थे। अनुषा पास ही बेड पर पड़ी दवाइयों के जेर सर गहरी नींद में उतरी हुई थी। बिलाल भी कुछ फासले पर खड़ा अपनी बहन को देखकर दुखी हुआ था। ये मेरे साथ काम करती है आंटी, इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इसमें शुक्रिया कैसा, मैं ऐसे ही हमेशा इसकी हिफाजत करता रहूंगा। इसके लिए मैं इसके लहजे में अज़्म था। फिर रजिया बेगम उसे देखती रह गई। वो कुछ पल को खामोश हुआ। मुझे आपसे एक बात और भी करनी थी आंटी। रेहान के दिमाग में बहुत सारी सोचें एक साथ चल रही थी। वो उनके सामने स्टूल पर बैठा हुआ था और वो बेड पर अनुषा के पास बैठी थी। हाँ बेटा कहो। उनकी इजाजत मिलते रेहान ने अपने दिल की बात आज कह देनी चाहिए। मैं अनुषा से शादी करना चाहता हूँ। वो जब से होटल में आई है मुझे पहले दिन से ही अच्छी लगी है। मैं नहीं जानता कि मोहब्बत किसे कहते हैं और वो कैसे होती है। बस मुझे अनुषा अच्छी लगी। जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई और चली गई, मगर कोई भी लड़की मुझे इस तरह से अच्छी नहीं लगी जिस तरह से अनुषा ने मेरे दिल में घर कर लिया। 28 साल में पहली बार मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और जब शादी की बात आ जाए तो मेरे ख्याल से अनुषा मेरे लिए बेहतरीन साथी साबित हो। मैं आपकी बेटी की हिफाजत करना चाहता, सारी जिंदगी इसके साथ रहना चाहता। मुझे मोहब्बत में बड़े बड़े डायलॉग बोलने नहीं आते, मगर फिर भी मैं आपसे उसका हाथ मांगना चाहता हूँ। आपको कोई भी तसल्ली करनी हो, आप मेरे बारे में कहीं से भी पता करवा सकते हैं। मैं छोटा था जब मेरी वालदा की डेथ हो गई थी। मेरे वालिद दूसरी शादी कर चुके थे। चंद साल में उनके साथ रहा, फिर उनकी दूसरी बीवी को मैं कुछ खास पसंद नहीं था, सो मैं उनसे अलग हो गया। और मैं अब अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। ये सारा होटल मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। वो बहुत इज्जत से बात कर रहा था। कितनी देर रसिया बेगम कुछ कहने के काबिल न रही। फिर जब वो बोली तो उनकी आवाज आहिस्ता सी, अनुषा ठीक हो जाएगी, मैं इससे इस बारे में बात करूंगी। अगर उसकी रजामंदी हुई तो मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा। रेहान को अपने दिल से बहुत बड़ा बोझ सरकता हुआ महसूस हुआ। 2 दिन बाद अनुषा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। रेहान खुद उसे उसके घर छोड़ने गया था। बिलाल और उसकी माँ भी उसके साथ ही थे। 2 दिन से वो होटल नहीं गया था और ना ही 2 दिन से फरियाल ने अनुषा को देखा था। वो नहीं जानती थी कि रेहान कहाँ बिजी है, मगर अनुषा का कोई अता पता नहीं था। फरियाल उसे अपनी जीत समझ रही थी। बाकी सारी फुटेजेस रेहान उसी रात डिलीट करवा चुका था। फरियाल से बात करने का उसे भी मौका नहीं मिला था। वो अनुषा को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर चला गया और आज सिर्फ रेस्ट करना चाहता था कि 2 दिन अस्पताल में वो एक पल के लिए भी सो नहीं सका था। रेहान के जाने के बाद रजिया बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में सूप का बाउल था। अनुषा दिल ही दिल में पुरसुकून थी। रेहान ने सारी बात संभाल ली और उसकी माँ को कुछ भी पता नहीं लगने दिया। अब वो उसके पास बैठी उसे सूप पिला रही थी। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। माँ की बात पर अनुषा का दिल घबरा गया। रेहान तुमसे शादी करना चाहता है। माँ के अल्फाज पर वो पत्थर हो गई। क्या? उसे हैरत का शदीद धचका लगा। तो रजिया बेगम ने उसे सारी बात बता दी जो हॉस्पिटल में रेहान ने उनसे कही थी। वो कितनी देर खामोश बैठी रही। उसके पास किसी भी बात का जवाब नहीं था। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा। इतना अमीर है मगर उसमें जरा भी गरूर नहीं है। सबसे बढ़कर वो लड़कियों की इज्जत करना जानता है और तुम्हें पसंद भी करता है। बात सिर्फ दौलत की होती तो मैं कभी भी हाँ नहीं करती, मगर लड़का वाकई हीरा है, इसलिए मुझे तो बहुत पसंद आया। और एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है ना। मगर फिर भी आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। तुम अच्छी तरह से इस मामले में सोच लो। अम्मा उसे समझाती कमरे से बाहर निकल गई थी और वो कितनी ही देर इस बारे में सोचती रही। इतना सब कुछ जानने के बाद और जो कुछ उस रात होटल में हुआ, उसके बाद भी रेहान उससे शादी करने की बात कर रहा था। ठीक है अनुषा,
उसे उसने नहीं देखा था, मगर उसे अपनी इज्जत बनाने की बात कर रहा था। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके साथ वो हादसा हुआ? क्या उससे हमदर्दी कर रहा था? वो अपने दिलो दिमाग की जंग लड़ती जब हार गई तो उसने रेहान को फोन किया, जो दूसरी बेल पर उठा लिया गया। शायद वो उसके फोन का ही इंतजार कर रहा था, जैसे वो जानता था कि उसे जरूर फोन करेगी। आपने मेरी मामा से क्या कहा? बिना सलाम दुआ के उसने पहला यही सवाल पूछा। वही कहा जो उन्होंने तुमसे जिक्र किया। मैं वाकई में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रेहान बहुत संजीदा था। उस हादसे के बाद आप मुझसे हमदर्दी रखते हैं? अनुषा ने जब्त से मुट्ठियां बीचते पूछा। रेहान को तकलीफ हुई। नहीं, अगर वो हादसा ना भी होता तब भी मैं तुमसे ही शादी करता, क्योंकि जब से तुम होटल में आई हो तब से मेरा दिन खुद ब खुद तुम्हारी तरफ रागीब होता जा रहा है। और तुम्हारे साथ वो सब उस वजह से हुआ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसकी आखिरी बात पर मुझे कुछ 440 वोट का झटका लगा। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? वो इसकी बात जरा भी समझ नहीं सकी। तुम मेरी बीवी बन जाओ, फिर बाकी सारी बात निकाह के बाद तफसील से बताऊंगा। वो बात गोल कर गया। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? अनुष्या ने सख्ती से पूछा। मुझे यकीन है तुम इनकार नहीं करोगी। और आपको इतना यकीन क्यों है? अनुष्या हैरान थी, क्योंकि मैंने तुम्हारी हिफाजत की है और मैं जानता हूँ कि एक लड़की के लिए उसका मुहाफिज बहुत खास होता है। मैं तुम्हारी अगली कॉल का वेट करूंगा। जब तुम शादी के लिए हाँ किए मुझे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करोगे। बस कॉल काटी जा चुकी थी। वो हैरत से मोबाइल फोन को घूरती रह गई। वो आज काफी दिनों बाद होटल में दाखिल हुई थी। फरियाल बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे उसे पता चला कि आज रेहान होटल आया तो जल्दी से रेहान के ऑफिस में दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तुम शादी कर रहे हो रेहान? वो आते ही फट पड़ी। हाँ। रेहान ने अपनी चेयर पर बैठते एक लफ्ज़ी जवाब दिया। किससे? फरियाल ने दांत पीसते पूछा। तुम जानती हो उसे, अनुषा। और फिर एक लफ्ज़ी जवाब आया। कल अनुषा शादी के लिए हाँ कर चुकी थी। बस उसे शादी की एक ही शर्त रखी कि शादी के बाद बिलाल और रजिया सिद्दीकी भी उनके साथ रहेंगे। वो अपनी माँ और भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, और रेहान को इस फैसले पर कोई एतराज नहीं था। वो तो वैसे भी अकेला रहा था और उसके लिए अनुषा की माँ और भाई बिल्कुल अपनी माँ और भाई जैसे थे। इसलिए वो मान गया और कल से वो रेहान ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। वो जल्द से जल्द अनुषा को अपनी इज्जत बनाना चाहता था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम इस 2 टके की लड़की से शादी करोगे? वो चीखी थी। रेहान कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। क्या मस्त है उस लड़की में? मुझे तो बहुत पसंद है और ये मेरी जिंदगी है। फरियाल, मेरी मर्जी। मैं जिससे मर्जी शादी करूंगा। तुम्हें इससे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो भी गुस्से में आया था। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मर्जी, तो फिर मैं कौन हूँ? रेहान, सालों मैंने तुमसे मोहब्बत की। सालों लगा दिए तुमसे मोहब्बत करने में, और आज तुम कह रहे कि तुम्हारी जिंदगी? मैं तुम्हारी किसी और का तुम्हें होता नहीं देख सकती। मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी। तुम सिर्फ मेरे। वो सियानी अंदाज में चीखी थी। रेहान उसके करीब आया। तुमने अनुषा के साथ क्या किया मैं सब जानता हूँ। बस एक फिक्रा और। किसी ने फरियाल का सारा गुरु अर्श से फर्श पर ला फरका। रेहान, वो मैं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज लबों पर अटक गए। हाँ, क्या? मैंने वो सब तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी से हर इस लड़की को ऐसे ही निकाल फेंकूंगी जो तुम्हें मुझसे छीनेगी। रेहान के गुस्से का पारा मजीद हाई हुआ। उसका हाथ उठा एक जोरदार थप्पड़ फरियाल के गाल की जीनत बना। फरियाल गाल पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से उसे देखते रह गई। आई यू आउट ऑफ योर सेंस? फरियाल, तुम पागल हो। एक लड़की होकर तुम एक लड़की की इज्जत के साथ कैसे खेल सकती हो? तुमने उसे किसी आवारा के हवाले कर दिया। पहले तुमने इस हवसप्रस्त इंसान को होटल में दाखिल किया, फिर तुमने बहाने से अनुषी को वहां भेज दिया ताकि वो इसकी इज्जत के साथ खेल सके। और तुम्हें क्या लगा था ये सब करके तुम अनुषी को मेरे दिल से निकाल सकती? तो सुन लो, ये सब जानने के बाद भी कि अनुषी मेरी मोहब्बत है और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनुषा से। आज से तुम्हारी इस होटल में कोई जगह नहीं है। आज और अभी से मैं तुम्हें तुम्हारे सारे शेयर्स वापस करा। कल से मेरे होटल आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और अगर आज के बाद तुमने अनुषा की जिंदगी में कभी भी दखल अंदाजी होने की कोशिश की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो याद रखना मेरे रेहान शाह तुम्हें अपने मुकाबिल नजर आएगा, क्योंकि वो लड़की मेरी मोहब्बत है। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोला था।
और फरियाल की आंखों से आंसू बहते हुए गालों को भिगोने लगे। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते रेहान। वो बड़बड़ाई थी। मैं ये सब कर सकता हूँ, और अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे शेयर्स भी वापस ना दूं, तो बेशक यहाँ खड़े अपना वक्त जाया कर सकिए। अगर तुम अभी के अभी इस होटल से नहीं निकली तो कसम खाकर कहता हूँ फरियाल, मैं तुम्हारा एक भी शेयर वापस नहीं करूंगा। फरियाल को लगा किसी ने उसकी कदमों तले से जमीन सरका दिया है। इतनी बड़ी हार। उसे उम्मीद नहीं थी कि रेहान उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। रेहान उसे ऑफिस से बाहर निकाल चुका था। सिर्फ ऑफिस से ही नहीं, वो इस होटल से भी बाहर निकाल चुका था। उसे जिंदगी में बहुत बड़ा सबक मिला, और जिस रात रेहान की शादी थी उसी रात हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। वो लाल लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, चेहरे पर घूंघट गिराए। उस वक्त वो रेहान के कमरे में मौजूद थी। जो कमरे का दरवाजा खुला और रेहान अंदर दाखिल हुआ। फाइन की वो आज उसकी हो चुकी थी। वो कदम कदम चलता उसके पास आया। अनुषा के दिल की धड़कन बेसाख्ता तेज हुई। वो बेड पर बैठा तो अनुषा को अपनी हथेलियां पसीने में भीगती हुई महसूस हुई। उसने अनुषा का हाथ अपने हाथ में लिया तो अनुषा सारी सर से लेकर पैर तक काम की थी। वेलकम इन माई लाइफ मिसेस अनुषा रेहान शाह। रेहान ने मुस्कुराकर सरगोशी की। इससे पहले कि वो अनुषा का घूंघट उठाने की कोशिश करता, अनुषा ने मेहंदी से सजा हाथ उसके सामने फैलाया। पहले मेरी मुंह दिखाई। घूंघट के अंदर से उसकी आवाज आई तो रेहान हंस पड़ा। अब वो साइड टेबल का दराज खोले वहां से ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकाल रहा था, जिसमें बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट और डायमंड की रिंग थी। अब वो उस उंगली में डायमंड की रिंग पहनाने के बाद उसके हाथ में वो ब्रेसलेट पहना रहा था। मैं नहीं जानता कब तुम मेरे दिल में बस गई, मगर वो पहली निगाह जो मैंने सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारे चेहरे पर डाली थी, वो आज भी मुझे नहीं भूलती है। रेहान ने उसकी झुमके से छेड़छाड़ करते हुए बताया तो अनुषा खुलकर हंस पड़ी। आई लव यू अनुषा। अनुषा के चेहरे से घूंघट हटाए उसके कान में सरगोशी की, और फिर धीरे से उसके माथे को लबों से छुआ। अनुषा को ऐसा महसूस हुआ जैसे खुदा ने उसकी सारी नेकियों का अजर एक साथ इतने बेहतरीन शोहर की सूरत में अता कर दिया। और फिर बेशक इंसान के साथ वैसा ही होता है जैसा उसने बोया हो।